अरे यार राघव, किसी दिन तुम मरवाएगा। इस तरह हमेशा देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे मारता है और हमेशा शाम तक बाहर घूमता है और मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ घसीट लेता है। अरे डरपोक इंसान, इसमें तू इतना घबराता क्यों है? तुझे तो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, कम से कम मेरी तो कर ले। इस तरह अंधेरी शाम को इस भयानक जंगल से गुजरना मालूम है कितना खतरनाक हो सकता है? अच्छा, तो बता कितना खतरनाक होगा? अभी किसी हॉरर फिल्म की तरह हमें पीछे से पायल खनकने की आवाज सुनाई देगी, पेड़ के पीछे से छिपकर कोई हम पर नजर रख रही होगी और तभी हमें कोई मधुर संगीत की धुन सुनाई देगी। राघव ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उन दोनों के ठीक अपने पीछे किसी औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। रात होने वाली है, कहर ढाने वाली है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। रात होने वाली है। इस गाने को सुनकर मोहित और राघव दोनों को मानो सांप सूंघ गया हो। दोनों के कदम अपनी जगह से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी मोहित कांपते हुए आवाज में राघव को बोलता है, राघव, मैंने तुझे मना किया था ना, इस तरह सूरज ढलने के बाद इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं है। देख लिया ना अंजाम। अब इसमें भी ये भूत वाली बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तू वक्त और हालात नहीं समझ सकता है? अरे माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में कोई चुड़ैल भी हो सकती है। अब क्या करें? मुझे इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि ये गाना गाने वाली चुड़ैल है जो कंवारे लड़कों को देखकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मायावी संगीत का उपयोग करती है, और जो कोई भी इस माया में फंस जाता है, ये चुड़ैल उसे मार देती है। इसलिए तभी पीछे से उस चुड़ैल का संगीत बंद हो जाता है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है, क्या तुम लोग आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे हो? चुपचाप उल्टे कदम मेरी तरफ आओ या अपने हाथ से जिंदगी गवाओ। यार बहुत डर लग रहा है, क्या करें? मुझे तो अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शरीर की पूरी ताकत लगाकर बस भागो यहाँ से। मोहित इससे पहले कि राघव को रोकता, राघव वहां से भागने लगा था। अरे रुक राघव, तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, ऐसा मत कर मेरे भाई। तभी मोहित को यह एहसास हुआ कि वो गाना गाने वाली चुड़ैल का संगीत पूरी तरह बंद हो चुका है और ऐसा लगता है कि वो अब उसके पीछे से हट चुकी है। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ता है तो उसे वो चुड़ैल कहीं नहीं दिखती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने उस चुड़ैल को मेरे पीछे से हटा दिया। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गई कहां? मुझे पूरा यकीन है वो राघव के पीछे गई होगी। हे भगवान, अब मैं राघव की मदद कैसे करूं? मोहित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा अपना कहर ढा रहा था और रात अपना डरावना रूप लेती जा रही थी। तभी मोहित के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जल्दी से गांव वालों को बुला लिया जाए और फिर राघव को ढूंढने निकला जाए। मोहित पहले तो जंगल से बाहर की तरफ भागा
खुशकिस्मती से बीच में उसका सामना उस चुड़ैल से नहीं हुआ। गांव पहुंचकर उसने फौरन कुछ गांव वालों को अपनी आप बीती और राघव की स्थिति के बारे में बताया। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुनकर दंग रह गए, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन किया क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ गांव वालों के साथ हो चुका था। जब जंगल से गुजरने वाले लोगों को उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता था और जो उस संगीत पर टिप्पणी कर देता या भागने की कोशिश करता, वो उस चुड़ैल की माया में कुछ इस तरह फंसता कि कभी दोबारा लौटकर नहीं आ पाता। मोहित कुछ गांव वालों को लिए जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। सभी अपने हाथों में मशाल जलाए राघव को पुकार रहे थे। तभी अचानक से वो संगीत दोबारा बजने लगता है। इसका मतलब वो गाना गाने वाली चुड़ैल यहीं कहीं आसपास ही है। गांव वालों, कहां गए तुम लोग? अगर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पिताजी जमींदार हैं, तुम्हें मालूम है ना? मैं तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगा। तभी उन गांव वालों में से एक शख्स अचानक से कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, अरे बेटवा, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। ये अंगूठी बहुत चमक रही है, इसे निकाल दो। कहीं अंधेरे में खो गई तो? नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं निकालूंगा। ये मेरे दादाजी ने मुझे दी थी और हमेशा पहने रखने को कहा था। तभी उस गांव वाले का चेहरा एकदम से बदलने लगता है। वो शख्स उस चुड़ैल के शरीर में बदल जाती है और मोहित को एक टक से घूरने लगती है। वो मोहित की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। बाप रे, ये तो वही गाना गाने वाली चुड़ैल है। लगता है इसने गांव वालों को भी मार दिया है और अब मुझे मारने की फिराक में है। मुझे जल्दी जंगल से बाहर भागना होगा। इतना बोलते हुए मोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसे अपने पीछे वो चुड़ैल भी भागते हुए साफ साफ मालूम पड़ रही थी और साथ में वो गाना गा रही थी, जिससे मोहित भ्रमित होकर उसके वश में हो जाए। मोहित पर इससे पहले उसके गाने का असर होना शुरू होता, मोहित जंगल पार करके अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके माता पिता उसकी राह देखते हुए परेशान बैठे थे। अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ चला गया था? तुझे पता है ना, उस जंगल में वो कलमुही चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे उम्र के लोगों को ही चुनती है। वो तो शुक्र है तूने तेरे दादाजी की दी हुई चमत्कारी अंगूठी पहनी है, वो नहीं उतारी, जिसने तुझे सही सलामत बचाए रखा। वरना ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जाता था बेटा। शुक्र है भगवान का। अरे ओ भाग्यवान, तुम भी ना। अब तो बच्चा घर आ गया है, अब शांत हो जाओ। बाकी बातें कल कर लेना, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपने दोस्त राघव और उन गांव वालों के बारे में सोचता रहा। उसकी आत्मा तक में उस गाना गाने वाली चुड़ैल का खौफ समा चुका था। उसे नींद आने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से वो बिस्तर से उठा। उसने अपनी अंगूठी भी उतार दी क्योंकि उसकी उंगली में हल्की जलन हो रही थी। वैसे भी अब वो अपने घर आ चुका था तो उसे कोई खतरा भी नहीं था। इसके बाद बहुत ही उदास चेहरे के साथ मोहित अपने बेड पर लेट गया। इस बार बहुत जल्द उसे नींद भी आ गई। वो अपनी गहरी नींद में था, तभी उसे अपने कमरे में फिर से उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता है। रात होने वाली है। मोहित अपने बिस्तर पर एकदम अजीब तरह से छटपटाने लगता है और इसके साथ
ये सीन यहीं एंड हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। मोहित अपनी नींद से जागता है। उसे अपने ही घर में अपने माता पिता के छाती पीट पीट कर रोने की चीखें सुनाई देती है। मोहित इससे बहुत चौंक जाता है। मोहित तभी टेबल की तरफ अपनी अंगूठी लेने के लिए देखता है, लेकिन उसे अपनी अंगूठी वहां नहीं मिलती, जबकि उसे अच्छे से याद है पिछली रात सोने से पहले उसने इसी टेबल पर अपनी अंगूठी निकालकर रख दी थी। खैर, उसके लिए अंगूठी ढूंढने से ज्यादा जरूरी था बाहर का माहौल जानना, क्योंकि उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर आता है तो देखता है उसके माता पिता एक लाश के पास सिर रखकर बहुत रो रहे हैं। यह देखकर मोहित समझ जाता है कि जरूर ये उसके दोस्त राघव की लाश ही होगी, जिसके लिए उसके माता पिता शोक मना रहे हैं। मोहित अपने माता पिता को जाकर समझाता है, लेकिन ये क्या, उसके माता पिता तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तभी उस लाश पर से कपड़ा हटता है और फिर जो मोहित देखता है वो देखकर उसे एक करारा झटका लगता है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, यानी कि मोहित अब एक भटकती आत्मा था। उसकी मौत तो कल रात उसी वक्त हो गई थी जब अंगूठी निकालकर वो सोने गया और उसे गाना गाने वाली चुड़ैल का एहसास हुआ, और उसी वक्त उस चुड़ैल ने मोहित के गले पर अपने दांत गड़ाकर उसे मार दिया। मोहित को अंगूठी नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि वो चुड़ैल भले जंगल में उसे ना मार पाई, लेकिन उसका पीछा करते करते वो उसके घर तक, उसके कमरे तक पहुंच गई थी। और मोहित ने जैसे ही एक गलती की, मोहित के जिंदगी का चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। यार विवेक, देख तो हमारे वीडियोस कितने लोगों ने देखा है। अरे बाप रे, ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द फेमस हो जाएंगे। मुझे तो लगता है और अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए, और डरावने भी। कुछ और लोकेशन चाहिए जो कभी किसी ने ना देखा हो। ऐसी बात है तो चल, पुराने खंडर एकदम यूनिक जगह है, आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की। तू पागल है? सब लोग कहते हैं वहां भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता है यार। और अगर हमें फेमस होना है तो ऐसे एडवेंचरस वीडियोस ही डालने होंगे। सोच ले, डर के आगे जीत है मेरे दोस्त। ये देख भाई, ये वीडियो पुराने खंडर का है, इसमें मिलियन व्यूज हैं। समीर ने जो वीडियो दिखाया उसमें सन्नाटे का शोर था, डरावना, मानो पुराने खंडर की हवा तक लोगों की रूह सुखा देती थी। सही है ना? अगर हम रात का वीडियो डाले तो रातों रात फेमस हो जाएंगे, पैसे ही पैसे होंगे। चल ठीक है, चलते हैं। पुराने खंडर के बारे में कई डरावनी कहानियां थी, पर समीर और विवेक को लग रहा था कि ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां। ऑटो, कहां जाना है भाई? पुराने खंडर। शाम हो चुकी है, यह समय सही नहीं है पुराने खंडर जाने के लिए। क्यों? भाई, हर दिन किसी ना किसी की लाश मिलती है वहां, और सुना है कोई तड़पती आत्मा है जो लोगों को तड़पा तड़पा के मारती है। बस बस, नहीं जाना है तो मत जाओ, पर डराओ मत। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? नहीं, बस सुना है। बिल्कुल, सबने बस सुना है, किसी ने कुछ देखा नहीं। तुम नहीं जाओगे पुराने खंडर तो कोई और जाएगा। कोई नहीं जाने वाला वहां। अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो तुम भी जाओगे। सोच लो, कोई और गया
तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। ठीक है, बैठ जाओ। आखिरकार समीर और विवेक ने ऑटो वाले को पुराने खंडर जाने के लिए मना ही लिया। इनमें से कोई नहीं जानता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। खंडर में सच में भूत है क्या? मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, पर सुना है एक लड़का और लड़की पुराने खंडर में गए थे। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये राज सबके सामने आ जाने के डर से लड़के ने लड़की को तड़पा तड़पा के उसी खंडर में मार दिया था। सही कहानी है। मेरी फट रही है और तू हंस रहा है। तू पागल है? मैंने तो ये भी रिकॉर्ड कर लिया है। बिल्टअप मिलेगा दोस्त। और बेवकूफ, डरना बंद कर। अगर उस लड़के को वो बात राज रखनी होती तो अभी सबको पता थोड़ी ना होती। सब कुछ मन गढ़ंत है दोस्त। ऐसा नहीं है भाई। उस लड़की के मरने के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गया और बड़ी बेरहमी से मारा गया। ये सुनकर विवेक स्तब्ध हो गया। उसे डर लग रहा था। भाई, हम यहां पहुंच तो गए, हमें बस थोड़ी देर का ही काम है। वीडियो बनाकर वापस चलते हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं उतर जाओ। मैं खंडर के अंदर नहीं जाऊंगा, यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऑटो वाले को वापसी का भाड़ा मिलने वाला था। यह सोचकर वो रुक जाता है। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाते हैं। खंडर बहुत ही शांत था, मानो सन्नाटे में भी शोर था। वाव, क्या खंडर है। आजा, वीडियो बनाएंगे। खड़े खड़े देखता ही रहेगा या अंदर भी चलेगा? समीर वीडियो शूट कर रहा है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अचानक उसे चमकती लाल आंखें दिखती है। चीख सुनकर जब विवेक पीछे घूमता है तो उसे भी वही लाल आंखें दिखाई देती है। दोनों सहम जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जब वो गेट पर आते हैं तो गेट बंद था। अरे भाई, बचाओ बचाओ हमें। ऑटो वाला डर जाता है। मैं बोला था अंदर मत जाओ। अरे भाई, वो सब छोड़ो, हमारी मदद करो पहले। ऑटो ड्राइवर, समीर और विवेक तीनों मिलकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो गेट उनसे खुल ही नहीं पाता। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कोई औरत समीर को घसीटते हुए खंडर के अंदर ले जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ। ये देखकर विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्के बक्के रह जाते हैं। वो लोग पल भर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। समीर की चीखें उनके कानों में गूंज रही है। भैया, मुझे बचा लो, मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा। मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज बचा लो भैया। पैसों से ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। भैया प्लीज बचा लो भैया। बचा लो भैया। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठने ही वाला होता है कि अचानक गेट खुल जाता है। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़कर गेट को देखता है तो विवेक वहां नहीं होता। अरे ये कहाँ गया? कहीं इसे भी उस आत्मा ने मार तो नहीं दिया? हे भगवान। ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो के पास बढ़ता है तो देखता है कि विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठा है। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ नहीं बोलता, बस ऑटो ड्राइवर को घूरे जाता है। चल छोड़, चलते हैं यहाँ से जल्द निकलते हैं। पीछे बैठ जा, जल्दी कर। विवेक उसकी एक नहीं सुनता और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आता है तो विवेक उसका हाथ
मोड़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? कर नहीं रहा, कर रही है। छोड़ छोड़ दे मुझे। तू यहाँ मेरे तड़प का तमाशा देखने आया था ना? अब तू भी तड़प तड़प कर मरेगा मेरी तरह। अरे नहीं, मुझे जाने दो मुझे। विवेक ने ऑटो ड्राइवर की हड्डियां तोड़ना शुरू किया। उसके पूरे शरीर से कड़ कड़ आवाजें आने लगी और हर हड्डी की आवाज के साथ उसकी चीखें गूंजने लगी। और आखिर में विवेक ने ऑटो ड्राइवर की सारी हड्डियां तोड़कर उसको मार दिया। अब बस विवेक जिंदा था। विवेक हंसता हुआ खंडर से खाई की ओर बढ़ने लगा। मुझे तड़पता देखने का लोगों का शौक कभी पूरा नहीं होगा। मैं सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। विवेक के अंदर की आत्मा ने विवेक के शरीर को खाई से नीचे फेंक दिया। विवेक चट्टानों से टकराता टकराता नीचे पहुंचा और उसने अपनी आखिरी सांस ली। विवेक के मरने के बाद खून से सने पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़े। तड़पती आत्मा वापस खंडर में चली जाती है। हर गांव की तरह हमारे गांव में भी एक पुलिस चौकी थी, जहां 2-4 पुलिस वाले काम करते थे। उन्हें ज्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि गांव में गुनाह कम होते थे। पर एक रात एक पुलिस वाले ने गलती से एक चुड़ैल को बंदी बना लिया और चौकी ले गया। उसके बाद सारे पुलिस वालों पर चुड़ैल का कहर बरसा। उसने पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर दिया और सारे पुलिस वालों को मार डाला और जाते जाते उनकी आत्माओं को शाप दे दिया कि जब तक तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं, तब तक तुम इस चौकी में कैद रहोगे। गांव वालों को लगा कि वो पुलिस चौकी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भूतिया पुलिस बरसों से किसी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। रात के समय एक शराबी नशे में चौकी की तरफ आ रहा था। वो चौकी के नजदीक आया और सीढ़ियों पर गिर गया। उसके आते ही चौकी के अंदर लाइट चालू हो गई और दरवाजा खुल गया। शराबी ने देखा कि अंदर एक शराब की बोतल थी। वो उसे लेने के लिए अंदर भागा और दरवाजा बंद हो गया। शराबी ने बोतल उठाई और जल्दी से पीने लगा। पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसने अपनी चारों तरफ देखा तो वो डर गया। सभी तरफ पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थी और चौकी का बुरा हाल था। अचानक सभी पुलिस वाले जिंदा होने लगे। ये सब देखकर शराबी और भी डर गया। सभी पुलिस वालों ने शराबी को घेर लिया। उनमें मोटा, छोटा और लंबा, ये 3 पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों की हालत बहुत भयानक थी। सबके कपड़े फटे हुए और शरीर सड़ चुके थे। डरना बंद करो। अगर हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे तो तुम्हें ढेर सारी शराब पीने को मिलेगी। तुम्हें बाहर जाकर गांव में चोरी करनी होगी और उसके बाद गांव वाले हमें बुलाएंगे। फिर तो तुम मुझे जेल में डाल दोगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जाओ। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल के बहुत मारेंगे।
चौकी का दरवाजा खुला और शराबी बाहर भाग गया। शराबी के जाते ही छोटा पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगा, पर दरवाजे में जाते ही उसे शॉक लगा और अंदर गिर गया। क्या ये हमें बाहर निकालेगा? वो डरा हुआ है, वो जरूर हमारा काम करेगा। शराबी डरता भागता हुआ गांव में आया और एक घर में घुसने लगा। घर में अंधेरा था। वो खिड़की से अंदर गया और चोरी करने लगा। उसकी आवाज से घर वाले जाग गए। यहाँ पुलिस चौकी में बहुत सालों बाद फोन बजा। हेलो, हमारे यहाँ चोर घुसा है, आप जल्दी आइए। लंबे पुलिस वाले के फोन रखते ही चौकी का दरवाजा खुला। छोटे पुलिस वाले ने बाहर कदम रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर सारे पुलिस वाले खुशी से दौड़कर बाहर आ गए। अब हम आजाद हो गए। अब चलो गांव वालों की नींद हराम करते हैं। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तीनों पुलिस वाले चोरी वाले घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोटे पुलिस वाले ने उसे लात मार के अंदर गिरा दिया। तीनों पुलिस वाले अंदर घुस गए। उस भूतिया पुलिस को देखकर वो आदमी और उसकी बीवी बहुत डर गए। वो शराबी घर के एक कोने में बंधा हुआ था। वो आदमी और औरत चिल्लाते हुए घर में यहाँ वहाँ भागने लगे। मोटे पुलिस वाले ने छोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर आदमी के पीठ पर दे मारा और जोर जोर से हंसने लगा। छोटे पुलिस वाले ने भी मोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर औरत पर दे मारा। आदमी और औरत दोनों ही नीचे गिर गए। लंबे पुलिस वाले ने अपनी गर्दन लंबी की और दोनों को उसमें जकड़ लिया। इतनी बरसों की तड़प थी, आज पूरी हो गई। इतना कह के उसने अपनी गर्दन से उन दोनों को दबाना शुरू कर दिया। दोनों ही दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगे। उनके मुंह और कान से खून बहने लगा और धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उस पुलिस वाले ने गर्दन की पकड़ ढीली कर दी और वो दोनों नीचे गिर गए। तुम दोनों अपना अपना सिर वापस लगा लो, और भी घर बचे हैं। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। अब मुझे शराब देकर जाने दो। जरूर जाने देंगे। इतना कहकर वो छोटा पुलिस वाला उस शराबी के पास गया और उसका सिर उखाड़ने लगा। शराबी की गर्दन से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस पुलिस वाले ने उसका सिर उखाड़कर अपने शरीर पर लगा लिया। मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं था। इतने में उस मोटे पुलिस वाले का सिर उड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी अपना शरीर पसंद नहीं। उस मोटे पुलिस वाले ने अपना सिर उसके शरीर पर चिपका दिया। तीनों पुलिस वाले घर से बाहर निकले और गांव के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाने लगे, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो। उनकी आवाज सुनकर बहुत से लोग बाहर आए और उन पुलिस वालों को देखकर डर गए। आज इस पूरे गांव को ही खत्म कर देते हैं। इतना कह के वो तीनों पुलिस वाले गांव वालों पर टूट पड़े और सभी को एक एक करके मारने लगे।